नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। देश के विकास में सबसे बड़ी रुकावट बढ़ती जा रही है जनसंख्या। जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए, सीएम योगी ने कहा है। ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी तेजी से बढ़े। एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता का खतरा भी है, तो सीएम योगी ने बड़ी बातें कही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी संतुलन की स्थिति बनी रहनी चाहिए, असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि बीते 5 वर्षों से देश भर में जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और एक निश्चित पैमाने पर जनसंख्या समाज की उपलब्धि भी है, लेकिन यह उपलब्धि तभी है जब समाज स्वास्थ्य व आरोग्यता की स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। तो बड़ी बातें कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिद्धार्थ सिंह हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, जिस तरीके से सीएम योगी की तरफ से कहा गया है कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की आबादी बढ़ती ही चली जाए और जो संतुलन है वो बिगड़ जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीएम बोले उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही, तो कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर जमीनी रूप से काम हो, लोग जागरूक हों और इसको लेकर काफी जागरूक हो। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और सरकार कोशिश कर रही है और सरकार की कोशिशें नाकाम साबित हो रही है। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे और तो कहीं ना कहीं सीएम का यही बोलने का मतलब था कि लोग अभी भी जागरूक हो जाएं और सरकार चाह रही है कि सबको रोजगार हो। अगर इतनी बड़ी जनसंख्या वृद्धि होती जाएगी तो हम रोजगार कैसे देंगे लोगों को। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ये है कि लोग समझें और चाहे वो जिस वर्ग से हो वो कहीं ना कहीं इस चीज को समझें। बिल्कुल सिद्धार्थ, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के तमाम दफा सवाल भी उठे हैं और आवाजें भी उठी हैं, इसको लेकर के की जा रही हैं, लेकिन आज सीएम योगी का जो ये बयान सामने आया है विषय एक वर्ग को लेकर के कि ऐसा ना हो कि एक वर्ग की जो आबादी है वो बढ़ने लगे और एक वर्ग की आबादी बढ़ने से अराजकता का भी खतरा होता है, सीएम योगी ने कहा है। तो किस तरफ इशारा किया सीएम योगी ने? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस से ही, आज से नहीं है, पहले से सीएम ने जो कहा है उन्होंने पहले भी चीजें होती रही कि एक बैलेंस हमेशा बना रहता है। चाहे आप प्रकृति की बात कर लें चाहे समाज की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं वो लगातार ये कह रहे थे एक बैलेंस बना रहे। अगर एक वर्ग ज्यादा हो गया तो अराजकता का माहौल हो जाएगा। वो ये समझाना चाहते थे कि जो लोग आबादी, कई लोग हैं जो इस कानून का विरोध करते हैं या कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब भी कानून लाने की बात होती है तो कई उसमें बड़े बड़े नेता हैं जो विरोध करने लगते हैं, कई पार्टियां हैं जो विरोध करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी एक हिसाब से देखा जाए तो ये इस बयान को अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक बयान है ये, और लोगों को ये लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी इन सब चीजों से समझ जाएं अपने आप को। और कई राजनीतिक विश्लेषक तो इस पे यहाँ तक चर्चा कर रहे हैं कि क्या जनसंख्या कानून आने वाला है या ऐसा कुछ। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये है कि आने वाले समय में काफी चीजें आपको बदली हुई दिखेंगी और 2024 के चुनाव से भी लेकर इस बयान को लोग जोड़ रहे हैं। तो अब योगेश, ये तो आने वाला समय बताएगा सरकार किस तरफ, क्या इस कानून को लेकर, क्या सरकार जनसंख्या वृद्धि को लेकर कानून लाने वाली है या फिर अब ये तो आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, लेकिन इसके साथ ही आज जिस तरीके से हरी झंडी भी दिखाई गई, दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, स्थिरता को लेकर के विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, तो ये अभियान कब तक चलेगा? देखिए आपको बता दिए पूरा एक पखवाड़ा ये अभियान चलेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की लगातार जब जनसंख्या वृद्धि कानून की बात करें, सरकार जब से बनी है तब से सरकार लगातार इसको लेकर, ये नहीं कि ये कोई इसी महीने मनाया जा रहा है। आप हेल्थ सेंटर चले जाइए, यहाँ चले जाइए, लेकिन सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन एक चीज है, वो संतुलन बन नहीं पा रहा है। जो सरकार जिस तरीके से सरकार की जो मंशा है और कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज इशारा किया गया कि एक वर्ग विशेष, तो कहीं ना कहीं और इस बयान को लोग 2024 के चुनाव को लेकर भी जोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को लेकर ये जो टिप्पणी की गई है तो इसको लेकर भी काफी लोग इस बयान के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। तो जनसांख्यिकी असंतुलन पैदा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ये बातें कही हैं। दरअसल उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा ना हो कि किसी एक वर्ग की आबादी तेजी से बढ़े, और क्योंकि एक वर्ग की आबादी तेजी से बढ़ने से अराजकता का खतरा पैदा हो जाता है। ये बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही हैं।
और रुख करेंगे अब उत्तराखंड का, जहां पर डॉक्टर आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद आप ज्वाइन की है कुलदीप चौधरी ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। आज ही आरपी रतूड़ी कमलेश रमन ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। तो उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और ये कहा था, सोशल मीडिया पर लिखा गया था रतूड़ी की तरफ से कि दरअसल कांग्रेस के अंदर जो अंदरूनी कलह चल रही है उसको लेकर के वो काफी विस्मित हैं, उसको लेकर के वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और इस वजह से वो कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैतुरा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर बने हुए हैं। अभय, जिस तरीके से आरपी रतूड़ी समेत अन्य नेताओं ने जो आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं जो नेताओं का जाने का सिलसिला लगा हुआ था, क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने सक्रियता उत्तराखंड में बढ़ा दी है और नेताओं को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड कांग्रेस को एक के बाद एक बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं और आज सुबह कांग्रेस के 3 बड़े नेता ये कह सकते हैं कि प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर आरपी रतूड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष कमलेश रमन और आईटी सेल के अध्यक्ष आईटी सेल प्रभारी कुलदीप चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का दामन यहाँ पर छोड़ दिया था। उन्होंने सीधे तौर पर पार्टी में जो गुटबाजियां हो रही है उसके आहत होने की वजह से पार्टी छोड़ने का अपना रीजन यहाँ पर बताया था, सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट यहाँ पर जाहिर की थी। उसके बाद से कह सकते हैं कि लगातार नए कयास यहाँ पर चल रहे थे, लेकिन आज दोपहर बाद एक बड़ी खबर सामने आई कि कांग्रेस से जो तीनों नेता जो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। दिल्ली में पार्टी के जो प्रदेश समन्वयक संगठन है जो सिंह, इनकी तरफ से इनके साथ ये लोग दिल्ली वहां पर पहुंचे थे। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने तीनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई और सीधे तौर पर एक उन्हें शुभकामनाएं भी दी और कहा कि उत्तराखंड में वो बेहतर काम करेंगे, जिससे आम आदमी पार्टी का संगठन उत्तराखंड में और बड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का लगातार कुजवा बढ़ रहा है और जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार पार्टी जो छोड़ रहे हैं, वो बीजेपी या आम आदमी दोनों ही दलों का दामन थामते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अभय, लेकिन जिस तरीके से जो नेताओं के छोड़ने का सिलसिला कांग्रेस में जारी है, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जा सकता है और आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा फायदा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के लिए तो बड़ा फायदा इसलिए भी कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए पूरा उत्तराखंड उनके पास बाकी है। आने वाले दिनों में निकाय चुनाव प्रदेश में होने, पंचायत चुनाव होने, लोकसभा चुनाव होने हैं और ये वो चुनाव हैं जिनमें आम आदमी पार्टी अपनी बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर एक बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर सकती है, जनता के लिए बड़ा विकल्प यहाँ पर बन सकती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय ये है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो पार्टी में एकजुटता होनी चाहिए थी, हाल के कारणों पर जो मंथन होना चाहिए था, नए चुनावों के लिए एकजुटता यहाँ पर दिखनी चाहिए थी, संगठन मजबूत होना चाहिए था, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। लगातार पार्टी से जो वरिष्ठ नेता है वो पार्टी का दामन छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से गुटबाजियों का जिक्र पार्टी से जाने वाले नेता करें तो उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस हाईकमान अभी भी इस दिशा में सक्रिय कदम नहीं उठाती है, प्रदेश संगठन जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेता है, तो फिर आने वाले दिनों में कांग्रेस के इस प्रकार के और बड़े झटके यहाँ पर लग सकते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए अभय। तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, डॉक्टर आरपी रतूड़ी ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और आम आदमी पार्टी का दामन अब थाम लिया है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर पहुंचेंगे, जहां पर एयरपोर्ट सहित अन्य योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद बाबा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और अंत में देवघर कॉलेज में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। एक तरफ से एसपीजी अपनी ओर से सुरक्षा व्यवस्था दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर देवघर कॉलेज जनसभा कार्यक्रम स्थल पर डीआईजी दुमका और देवघर एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक ज्वाइंट बैठक की है, जिसमें सुरक्षा को लेकर सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई है। बता दें कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसमें 11 एसपी, 45 डीएसपी और 9000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो 12 जुलाई को देवघर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। 16,000 करोड़ की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देवघर को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। एसपी और डीआईजी ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की है, दुरुस्त कर ली है। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित देवघर भ्रमण को लेकर सारे
फोर्स ऑफ ऑफिसर हैं, उन्हें जो भी ड्यूटी दी गई और जॉइंट ऑर्डर से अपना ड्यूटी करें और कर्तव्य में कोई लूज मूवमेंट नहीं हो, ड्यूटी सही तरीके से करें। कितने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया सर? डिप्लॉयमेंट में सीनियर रैंक ऑफिसर्स में एडी स्तर के एक हैं, आईजी स्तर के एक हैं, डीआईजी 2 होगी, एसपी एसएसपी स्तर के 11 ऑफिसर्स हैं और डीवाईएसपी लगभग 55 से ऊपर ही है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि देवघर एयरपोर्ट की खासियत और सुविधाएं क्या है। 401 करोड़ को लेकर के ये पूरी योजना है। 4000 मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में सिर्फ टर्मिनल बनेगा, 2500 मीटर लंबा रनवे होगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। 2 पॉइंट यात्रियों के आगमन के लिए बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 6 चेक इन पॉइंट भी बनाए जाएंगे। इन पॉइंट जो होंगे वो 6 होंगे देवघर में। 200 पैसेंजर्स की एक साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी देवघर एयरपोर्ट में। एयरबस 320 रखने के लिए 3 एप्रन भी बनाए गए हैं। तो 401 करोड़ की लागत और 654 एकड़ में यह एयरपोर्ट बनाया जाएगा। 4000 मीटर से ज्यादा का जो है यह पूरा क्षेत्रफल होगा। 3 राज्यों के 5 एयरपोर्ट के बीच में है दूरी और इसके साथ ही करीब 15 से 17 करोड़ की आबादी के लिए कैचमेंट का काम करेगा ये एयरपोर्ट। बिहार, झारखंड और बंगाल के बाकी एयरपोर्ट से दूर लोगों को लाभ मिलेगा इससे। नाइट लैंडिंग के लिए भी तैयारियां चल रही है। भविष्य में ये सुविधाएं बढ़ेंगी। तो हफ्ते में 7 दिन फ्लाइट के आने जाने की तैयारी की जा रही है इस एयरपोर्ट के जरिए। और इसके साथ ही 12 से ज्यादा शहरों से फ्लाइट की कनेक्टिंग के लिए सर्वे किया जा रहा है। कोलकाता के बाद देश के कई शहरों से सीधा फ्लाइट होगी यहां से, देवघर एयरपोर्ट से। देवघर बाबा की नगरी और आसपास के पर्यटन स्थल को भी बढ़ावा मिलेगा। देवघर में सत्संग आश्रम की व्यवस्था भी, तो इन जगहों पर जाना आसान होगा। देवघर का सत्यानंद स्वामी का आश्रम भी पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा इससे। बालानंद ब्रह्मचारी का आश्रम जो है वहां भी पहुंचना यात्रियों को बेहद आसान हो जाएगा। पागल बाबा का आश्रम भी स्थित है और यहां पर भी जाना यात्रियों को बेहद आसान हो जाएगा। देवघर की तपोभूमि भी पहुंचना लोगों को काफी जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी। मलूटी का पर्यटन स्थल जो है वहां पर भी लोग बड़े आसानी से जा सकते हैं। और इसके साथ गिरिडीह में पारसनाथ के संवेद शिखर पर भी लोग बहुत ही आसानी से जा पाएंगे। बंगाल के 20 तीर्थंकर निर्माण स्थली है, वहां पर भी लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी जाने में। जैन समाज के लिए चंपापुरी भी पहुंचने में लोगों को सहूलियत मिलेगी। झारखंड का मंदार पहाड़ जहां समुद्र मंथन हुआ था वहां पर भी लोग बड़े आसानी से जा सकते हैं। तारापीठ का मां का शक्तिपीठ है, वहां पर भी लोग बड़े ही आसानी से जाकर के दर्शन कर सकते हैं। बाबा बासुकीनाथ मंदिर है, बाबा बासुकीनाथ मंदिर में भी दर्शन करने के लिए लोग पहुंच सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये देवघर एयरपोर्ट की खासियत है और सुविधाएं ये मिलेंगी। जिस तरीके से 4000 मीटर से ज्यादा क्षेत्र में सिर्फ टर्मिनल की व्यवस्था की जाएगी और 2500 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। तो काफी सुविधाओं से लैस किया जाएगा ये एयरपोर्ट और इसके साथ ही यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 50.10 लाख गन्ना किसानों को अंशधारक प्रमाण पत्र वितरित किया और इसके तहत प्रदेश के 40 जिलों की 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों और 24 सहकारी चीनी मिल समितियों से आने वाले गन्ना किसानों को प्रमाण पत्र दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलें जब लाभ में आएंगी तो किसानों को उसका बोनस भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों के लिए नई तकनीक अपनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अब तक 1.77 हजार करोड़ रुपए गन्ना किसानों का भुगतान किया है। किसानों का हक कोई न मार सके, इसके लिए ई पर्ची व्यवस्था भी राज्य सरकार की तरफ से की गई है और उसका प्रयोग किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने गन्ना माफियाओं की कमर तोड़ दी है और आज के किसान तकनीकी से जुड़े हैं। तकनीक के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाना संभव हुआ है। कोरोना काल में यूपी में बेहतर व्यवस्था की गई है। यूपी में कोरोना काल में चीनी मिल संचालित थी और गन्ना माफिया ने तकनीक का विरोध किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये प्रमुख बातें हैं जिन्होंने आज संबोधन के दौरान ये बातें कही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को 1.77 करोड़ का भुगतान भी हो चुका है। 1.5 गुना भुगतान हमारी सरकार ने किया है, सीएम योगी ने कहा है। और इसके साथ गन्ना के लिए पर्ची नहीं, स्मार्टफोन से काम समय पर गन्ने की पेराई हो रही है। 86 लाख किसानों की कर्ज माफी योजना चलाई गई और अब किसानों के लिए उचित एमएसपी का भी प्रावधान किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह प्रमुख बातें आज कही हैं। जो लोग नहीं चाहते कि किसानों के का हित हो, वे लोग प्रोपोगंडा ज्यादा कर लेते हैं।
अव्यवस्था पैदा करते हैं, अराजकता पैदा करते हैं। आप सोचिए, कोई सोचता था इसके बारे में? उत्तर प्रदेश के अंदर 2007 से 2017 के बीच जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, उसका 1.5 गुना गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग विगत 5 वर्ष के अंदर गन्ना किसानों के खातों में सीधे कर चुके हैं, उनके खातों में जा चुका है। उत्तराखंड राज्य की वार्षिक बजट कितना है मालूम है आपको? मात्र 61,000 करोड़ रुपया, सभी विभागों का मिला करके। और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में कितना पैसा गया इस दौरान? इन 5 वर्षों में हम लोगों ने अकेले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के खाते में 1,77,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। और अब रुक करेंगे संभल का, जहां पर लोकसभा की समीक्षा करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के उस ट्वीट को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार पर वन भूमि को आसानी से छीनने के लिए नए वन संरक्षण नियमों को कमजोर करने को आरोप लगाया था। वहीं अश्विनी चौबे ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता कि उनको इस प्रकार की भ्रामक बात लोगों को गुमराह करने के लिए करनी चाहिए थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गांधी ने भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है। भारत सरकार वन विभाग की कोई भी जमीन नहीं छीन लेगी और हम छीन कर कहां ले जाएंगे। से राहुल जी ने ये ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये इस प्रकार की बात भ्रामक प्रचार करके जनता से मतलब जनता को भ्रमित करने का जो इन्होंने प्रयास किया वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत सरकार कोई ज़मीन को, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि वन विभाग की ज़मीन वो छीन लेंगे, तो हम छीन के कहाँ ले जाएंगे? चीन ले जाएंगे। और खबर अब जौनपुर से है, जहां विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। विभाग की ओर से जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर नसबंदी का कैंप भी लगाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक रफीक फारूकी ने लोगों को इस बारे में जागरूक किया। सबसे बड़ी बात तो ये बड़े हर्ष का विषय है कि शाहगंज के इन चारों सीएससी और पीएससी पे लैप्रोस्कोपिक विधि द्वारा नसबंदी की व्यवस्था चालू हो गई है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें मरीज को बहुत कम से कम दर्द होता है और एक दिन में मरीज रिकवर करके अपने सारे नॉर्मल कार्य को कर सकता है। पहले ओपन विधि द्वारा होती थी जिसमें मरीज को हफ्तों आराम करना पड़ता था, मगर अब लैप्रोस्कोपिक दूरबीन विधि द्वारा नसबंदी की जा रही है। और जहाँ तक जागरूकता का विषय है तो ये जनता का स्वयं संज्ञान का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से आबादी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, ये आने वाले विगत वर्षों में जनता के लिए बहुत ही चिंता की बात है। इसलिए सभी व्यक्तियों को स्वयं संज्ञान लेना होगा। बेहतरीन सवाल है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और उसके उपलक्ष्य में हमारा जो है स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रोग्राम कर रहा है, जैसे कि जनता में जनसंख्या के प्रति, बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति जागरूक करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम जो है वो हमारे समस्त जो है जिले के अस्पतालों में संचालित है। उसी के क्रम में आज हमारे भी अस्पताल में नसबंदी जो है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी का कैंप का आयोजन किया गया है, जिससे कि हम अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। दरअसल यहां रोड पर जा रहे एक ऑटो रिक्शा को जब पुलिस ने रुकवाया तो उसमें सवार लोगों को देखने के बाद पुलिस हैरान रह गई। ऑटो रिक्शा में चालक सहित 27 लोग सवार थे। पुलिस ने जब एक एक कर गिनती करके सभी लोगों को उतारा तो यह संख्या 27 निकली। पुलिस ने लोगों से जब पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि वो दरअसल बकरीद की नमाज अदा करने गए थे और वहीं पुलिस ने जिस रिक्शे चालक को पकड़ा था, आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए ऑटो रिक्शा को सीज भी कर दिया और 27 लोग इस ऑटो रिक्शा में सवार थे।
तो देखकर हैरान रह गई पुलिस। दरअसल इस ऑटो रिक्शा में 27 लोग सवार थे। फतेहपुर से खबर है और एक एक कर जब पुलिस के जवानों ने इन लोगों को निकाला ऑटो रिक्शा से तो गिनती की और 27 लोग ये निकले। जब इन लोगों से पूछताछ की गई कि आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं तो इन लोगों ने बताया कि दरअसल ये बकरीद की नमाज पढ़ने गए थे और वहीं से वापस आ रहे थे। उधर भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नाथनगर पेपरपाती निवासी प्रसूता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर की मनमानी के कारण प्रसूता के इलाज सही समय पर नहीं होने से मौत हुई है। और जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर बवाल काटा। वहीं मृतक महिला के पति ने एसएसपी बाबूराम को बुलाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक एसएसपी नहीं आएंगे तब तक वो शव को नहीं लेकर जाएंगे। जाते थे वो डॉक्टर क्या बोले, डॉक्टर क्या बोला, तुम ज्यादा भूखा होगा, जाओ तुम्हारा पत्नी मर जाएगा। बस 2 सुइया दिया घप घप और उसके बाद 10 मिनट के बाद बोला कि मर गया। 2 सुई दिया है और अब इसका हमको छानबीन चाहिए वो कौन सा दिया है और ये बॉडी को उठाने के लिए इस लहाज से गुजरना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। हम भी ये रखे थे शौक, मेरा छोटा छोटा एक बेटा एक बेटी है, एक को एसपी बनाएंगे एक को डॉक्टर बनाएंगे, ये शौक नहीं रहा। अब ये लाल सलाम बनेगा, ये लाल सलाम बनेगा नक्सलाइट। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद मृतक के परिवार वालों ने यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर शव को रखकर जाम लगा दिया। परिजनों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की आशंका जताते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में आगरा बाईपास के पास एक अवैध हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। यूपी एसटीएफ और बिहार एसटीएफ ने मुखबिरों की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इनके पास से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित अवैध असलहे और इसके साथ ही असलहा बनाने के रॉ मटेरियल और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।